संख्या 2, लाख की चूड़ियां। प्यारे बच्चों, यह पाठ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें केवल एक कहानी ही नहीं बल्कि उस तस्वीर को भी यहाँ दर्शाया गया है जहाँ पर भारत माता की आत्मा बसती है। हाँ, गांव की बात मैं कर रहा, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने महिला अंचल में लिखा है भारत माता ग्रामवास। तो एक ग्रामीण परिवेश की यह एक कहानी है, काफी खूबसूरत है, साथ ही बहुत सारी बातों को, बहुत सारी नई जानकारियों को इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक कामता नाथ जी ने प्रस्तुत किया है। लेखक कामता नाथ लखनऊ के रहने वाले हैं। तो इस पाठ की शुरुआत करने से पहले इस पाठ के मूल उद्देश्यों को हम लोग समझ लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए और मैं किस उद्देश्य पूर्ति हेतु यह पाठ पढ़ा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, कोई भी कविता कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक साहित्यिक भावना का विकास होता है, अर्थात साहित्य के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है। स्वाभाविक है, जिस समय हम लोग भाषा या साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे पास नए नए शब्दों का भंडार बढ़ता है, उसकी समझ बढ़ती है और भी बहुत सारी बातें जो है लेखन या वाचन कौशल भी हमारे अंदर बढ़ जाती है। इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है, इस औद्योगिकरण के कारण जो वर्तमान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या शहरीकरण की जो परंपरा अब घेर रही है पूरे देश को, इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें अवगत कराया है। साथ ही यह भी बताया है कि रिश्ते नातों में पहले के अपेक्षाकृत वर्तमान में जो बदलाव आए हैं उसको भी दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर के पाठ बहुत ही रोचक होने वाला है। इस पाठ के मुख्य पात्र हैं बदलू। बदलू जो एक पेशे से चूड़ी बेचने वाला है और जिनका पेशा चूड़ी बेचना होता है उन्हें मनीहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनीहार। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाख क्या होता है। लाख संख्या में भी प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पर संख्या का तात्पर्य नहीं है। यहाँ लाख एक वैक्स की तरह पदार्थ है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसको बनाया नहीं जाता है। वर्तमान में भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र झारखंड रांची के पास नामकुम शहर में इसको बनाया गया है और उससे लगभग 30 से 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लाख चूड़ियां बनाने के काम में आता है, पेंटिंग्स वगैरह में आता है, गहनों को सजाने के काम में आता है, चमड़ा उद्योग में काम आता है, बहुत तरह की इससे काम ली जाती है। तो उसी पर आधारित यह पाठ है। शीर्षक है लाख की चूड़ियां। लेखक ने वर्णन यहाँ किया है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। मतलब उस गांव में अगर सबसे कोई अच्छा लगता था लेखक को तो वो था बदलू, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव अर्थात पसंद, इच्छा। इन्होंने आगे लिखा है कि वैसे तो बदलू मामा के गांव का था, इसलिए हमें उसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन बच्चों की तरह उन्हें अर्थात बदलू को काका कहते थे। इन्होंने इस कहानी में बदलू के घर वगैरह के बारे में लिखा है कि बदलू का मकान ऊंचे पर बना हुआ था, सामने एक सहन था अर्थात बढ़ती जमीन थी जिसमें पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ की छांव में वो बैठ करके काम किया करता था। कौन सा काम किया करता था? तो वह लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था।
कैसे बनाता था? बगल में भट्टी रहती थी। भट्टी अर्थात चूल्हा, आग वहां जलती रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाता था। और पिघला लेने के बाद में जब वो मुलायम हो जाता था तो सलाख के समान उसे पतला करता था। सलाख अर्थात लोहे की छड़ जो होती है उसकी तरह पतला करके, और लकड़ी की जो बेलन नुमा मुंगेरियां होती है, उस बेलन नुमा मुंगेरियों में वह चूड़ी का आकार देता था। उसके बाद उस पर रंग चढ़ाता था। यह सारा काम एक मछिए पर बैठ करके करता था। मछिया एक छोटे तरह का खटोला है जिसमें लोग बैठा करते हैं गांव में। शायद अब उसकी जगह आजकल लोहे की या प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले लिया है, लेकिन उस समय का वह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठने का स्थान हुआ करता था। बदलू लेखक को बहुत प्यार करता था और वह प्यार से लेखक को लल्ला कहा करता था। वह दिन भर में 4 से 6 जोड़ी चूड़ियां बनाता था। ध्यान रखिएगा, 4 से 6 जोड़ी। मशीन तो है नहीं, मशीन में तो कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन वह हाथ से बनाता था तो 4 से 6 जोड़ी ही चूड़ियां बनाता था। और फिर उसे बेलन पर चढ़ा करके इस तरह से सजाता था, इस तरह से उसकी आकार देता था जैसे वो लकड़ी की बेलन न होकर के किसी नववधू की कलाई। नववधू अर्थात नई जो विवाहिता होती है, लड़की होती है, उसकी कलाई। जैसा कि पहले मैंने बता दिया है कि जो जिनका पेशा चूड़ी बेचना होता है अथवा चूड़ी बनाना होता है, उन्हें मनीहार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध बेचने वालों को ग्वाला कहा जाता है। चूड़ियां बनाना उसकी पैतृक पेशा थी। पैतृक पेशा मतलब एक तरह से खानदानी पेशा। जैसे उनके पहली की पीढ़ी जो है वो भी कर चुकी है, उसी तरह की वह पेशा। चूड़ियां बना करके वह बेचता था, काफी फेमस था, काफी प्रसिद्ध था अपने आसपास के क्षेत्र में, और चूड़ियों के बदले वो पैसा नहीं देता था। सवाल है कि क्या वह फ्री में देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह वस्तु विनिमय करता था। चूड़ियां दे देता था किसी को भी, और बदले में अनाज, कपड़ा या अन्य कोई चीजें वह ग्राहकों से ले लिया करता था। प्यारे बच्चों, जिस समय करेंसी नहीं थी, रुपयों का या मुद्राओं का चलन नहीं था, उस समय वस्तु विनिमय भी पूरी दुनिया में होती थी। आज गांव में आज भी यह कहीं पर देखा जा सकता है। फेरी वाले फल फूल वगैरह जो भी बेचने ले जाते हैं, बदले में वह गांव के लोगों से अनाज वगैरह आज भी ले लिया करते हैं। यही है वस्तु विनिमय। लेखक ने कभी भी बदलू को अर्थात उस लाख की चूड़ी बनाने वाले को कभी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा है। हाँ, कभी कभी जिद करते हुए जरूर देख लिया है। किस तरह का जिद? यदि कभी कोई शादी ब्याह में उसको ऑर्डर देकर के चूड़ियां बनवाता था, तो उस समय वह चूड़ियों के बदले जिद करता था कि मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, क्योंकि उसकी नजर में सुहाग के जोड़े का महत्व कुछ और ही होता है। वस्तुतः आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि किसी भी व्यक्ति के, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उस समय की बातें जो होती है कुछ और ही होती है। इन्होंने लिखा है कि मेरे मामा के यहाँ एक लड़की की शादी में वह उसी तरह का जिद पकड़ लिया था और उसे मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। जब किसी कहानी में मुहावरे का प्रयोग कर लिया जाता है तो उसकी रोचकता, उसकी सुंदरता और काफी बढ़ जाती है, अर्थात काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। इन्होंने यह भी बताया है कि उस समय उन्हें वस्त्र मिलते थे, अनाज मिलता था और पगड़ी भी मिलती थी। पगड़ी शाखा अर्थात जो सम्मान का प्रतीक होता है सर पर, वह उस पगड़ी की बात यहाँ कही जा रही है। इन्होंने आगे लिखा है कि बदलू को किसी बात से यदि चिढ़ थी, कभी कभी नाराज भी होता, चिढ़ मतलब नाराज होना, तो वह किसी औरत के हाथों में कांच की
चूड़ियां देखता था, अर्थात शीशे की चूड़ियां अगर देख लेता तो वह चिढ़ता था, अंदर ही अंदर दो चार बातें ही बोल देता था। लेखक बता रहे हैं कि वह मुझे घंटों बातें किया करता था, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो मेरी कभी शहरी जीवन शैली के बारे में पूछते रहता था। वह बता उसके अंदर शहरी जीवन शैली के प्रति थोड़ा सा गुस्सा, नाराजगी। इन्होंने नाराजगी क्यों थी स्पष्ट भी किया है। इन्होंने आगे लिखा है कि जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा करके रखता था। मतलब उसको पता होता था कि वह नानी गांव अर्थात मामा गांव आया हुआ है लल्ला अर्थात लेखक, तो वह जरूर यहाँ आएगा और मैं उसके लिए कांच की गोलियां बनाने से पहले उसको दूध की मलाई खिलाऊंगा और आम की जब फसल आती थी तो आम खिलाऊंगा। देखिए कैसी भावनात्मक जोड़ है। बदलू अपना सगा नहीं लगता है, उनकी मामा के गांव का कोई है आदमी, लेकिन किस तरह से भावनात्मक यहाँ पर जोड़ है। मतलब यदि प्रेम अगर ढूंढना हो तो गांव में ही मिलता है। आजकल जो फ्लैट कल्चर चल पड़ा है तो उसमें लोग पड़ोसी को पहचानते तक नहीं है, जबकि मामा गांव नानी गांव या आप भी जाते होंगे तो पूरे गांव वालों से प्यार पाते होंगे। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं रोज ही उनके यहाँ से दो चार आम खा, परंतु इन सभी बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां जरूर बनाता था। गोलियां अर्थात जैसे कंचे की गोली होती है उसी तरह से लाख की गोलियां बनाते थे। इन्होंने लिखा है मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा का अर्थ होता है हमेशा। जितने दिनों तक स्कूल में छुट्टियां होती थी उतने दिनों तक वह मामा के यहाँ रहते थे, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था वहां पर। इनके पिताजी का एक बार ट्रांसफर हो गया, लखनऊ शहर से ट्रांसफर हो गया, किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं और वहां पर जाने के कारण यह लगभग 8-10 वर्षों तक अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाते। अब 8-10 साल में तो बड़े हो गए हैं। 8-10 साल के बाद वह अपने मामा के यहाँ जाते हैं। बरसात के दिन थे, मामा की एक लड़की थी, वह फिसल करके गिर जाती है और उसकी कलाई के जो चूड़ी है वह कांच की होती है और वह धंस जाती है, खून निकलने लगता है। उस समय कोई नहीं होता है। इन्होंने ही मरहम पट्टी की, उस अपनी मेरी बहन की मरहम पट्टी इन्होंने ही की और उसी समय इन्हें याद आया बदलू। उसी समय कौन याद आया? बदलू। ठीक है। अब शाम के समय यह बदलू से मिलने के लिए चल दिए। जब जाते हैं तो जाकर के नमस्ते काका कहकर उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन अब बदलू काका बदल चुके हैं, वह बूढ़े हो चुके हैं और ये लेखक जो है बच्चे से बड़े हो चुके हैं। लेखक भले ही उन्हें पहचान रहे हैं लेकिन बदलू लेखक को नहीं पहचान पाता। ये बताते हैं मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। जब लेखक परिचय देते हैं तो वह कुछ समय तक शांत भाव से देखते रहता है। बदलू लेखक को देखते रहता है, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा है। स्मृति पटल अपनी यादों की जो पटल अर्थात यादों के जो झरोखे हैं, यादों को जहां समेट कर रखा है, अतीत मतलब बीते हुए समय को। अब जब याद आ जाता है तो कहता है आओ लल्ला बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो, कैसे आना होगा इधर। इस तरह से वह स्वागत करता है और अपने पास बिठाता है। और लेखक बताते हैं कि वो किस कारण से वो इतने दिन नहीं आ पाए। लेखक फिर पूरे शांत मनोभाव से आसपास देखते हैं, इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं। नहीं उन्हें वह मछिया नजर आई जिस पर वह बैठते थे और नहीं वह भट्टी जहां पर वह लाख की चूड़ियां बनाता था। वो पूछ ही बैठते हैं आजकल काम नहीं करते हो काका? अब वो कहते हैं कि नहीं, काम तो कई साल से बंद है,
मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब ना। आजकल गांव-गांव में भी कांच का प्रचार हो गया है, शीशे की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोड़े जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में कहाँ से? ऐसा कहकर वह निराश मनोभाव से बैठ गए। लेकिन ये बात आगे बढ़ते हैं और वह बातों में निराश होकर के हंसने लगता है। लेकिन इन्हें लेखक को लगता है कि वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन वो बताता है कि नहीं, मुझे फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब कभी-कभी मौसम परिवर्तन होने पर सर्दी खांसी हो जाती है, उसी तरह की खांसी कहा गया। अब ये लेखक चुप रहे और वो बताते रहा कि किस तरह से मशीनरी युग ने कई लोगों के हाथ काट दिए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ हाथ काटने का मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका दूसरा अर्थ होता है हाथ काटना, मतलब हाथ छुरी से या तलवार से काट देना नहीं, मतलब उसका अधिकार छीन लेना। मजदूर लोग हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर किसी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उनकी जगह पर मशीनों ने ले लिए। अब वो लोग निकम्मे हो गए, किसी काम के नहीं रहे। लाख की चूड़ियां बनाता था, अब उसकी जगह कांच की चूड़ियों ने ले ली। अब वो लोग बेरोजगार हो गए, नहीं सरकार संवेदनशील है उनके प्रति और नहीं लोग उनके बारे में सोचते हैं। यही इस कहानी का मूल संदेश है, मूल मनोभाव है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, तो उस समय वो अपने जो मशीनों से कपड़े निकालती थी, एक से बढ़कर एक शानदार शाइनिंग के कपड़े निकालती थी, रंग बिरंगे कपड़े निकालती थी, जिसके कारण यहाँ के जो मूल उद्योग हैं वह पूरे के पूरे ठप पड़ गए थे। और क्रांति की नींव शायद जमींदारी प्रथा को खत्म करने से पहले उद्योग धंधे को खत्म कर देने के बाद उन लोगों ने